हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो एक फर्स्ट ग्रेड का कोर्स चल रहा है हमारे चैनल पर। इसमें हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है वो करेंगे। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो रासो साहित्य में जो पृथ्वीराज रासो था, उस पृथ्वीराज रासो के बारे में देखा। आज इस क्लास के अंदर जो पीछे जो रासो बचे, विशलदेव रासो है, परमाल रासो है, खुमान रासो है, तो उन सारे रासो के बारे में इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए। अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। बिना समय गंवाए बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो देखिए, विशलदेव रासो। विशलदेव रासो है वो किसकी रचना है? रचयिता की बात करें तो नरपति नाल है। नरपति नाल है वो विशलदेव रासो के रचनाकार है। इसके अंदर वही पॉइंट लिए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से इस पे ध्यान करना है। समय की बात करें इसके रचना काल की तो 1155 ईस्वी में रचित रचना है विशलदेव रासो, जिसको विक्रमी समय करते हैं तो 1212 विक्रमी होता है। 1212 विक्रमी। इनके जो रचना काल के संबंध में एक पंक्ति है जो प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछी गई है। ये भी पूछा गया है कि ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति है वो किससे संबंधित है, या ये पंक्ति किसकी है? तो नरपति नाले की ये पंक्ति है और किससे संबंधित है? विशलदेव रासो से संबंधित है। देखिए क्या है, 1272 मझारी, यानी 1272 का मतलब है यहाँ पर 1212 लिया गया है। जेठ बदी, यानी जेठ का महीना था, बदी का मतलब होता है कृष्ण पक्ष, नवमी यानी नवमी थी कृष्ण पक्ष की, और बुधवार उस टाइम था, दिन है वो बुधवार का था। नालय रसायन, यानी नरपति नालय रसायन का मतलब, नरपति नालय रसायन का मतलब विशलदेव रासो। आरंभ है रसायन शब्द से। रसायन मैंने आपको बता दिया है, अगर आप नियमित मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा। रसायन शब्द से रासो की व्युत्पत्ति किस विद्वान ने मानी है, ये मेरे को आप कमेंट करके बताइए। शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी, यानी ये जो बात है ये लिखी गई है कि जो नरपति नालय है, उस नरपति नालय ने इस विशलदेव रासो की रचना कब की थी, इस लाइन से पता चलता है इसके समय का। तो ईस्वी सन में 1155 होता है और वैसे 1212 विक्रमी है। आगे मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया ने इसका रचना काल 16वीं शताब्दी माना है, यानी 1212 विक्रमी है, 1155 ईस्वी है, 1155 ईस्वी है। परंतु ये जो मोतीलाल मेनारिया है वो कहते हैं कि ये 1600 ईस्वी की रचना है, 1600 शताब्दी इसको माना है। और नरपति को कोई गुजराती कवि माना है, यानी जो नरपति नाल है वो एक कोई गुजराती कवि है, तो ये इनका अलग ही मानना है। मोतीलाल मेनारिया 16वीं शताब्दी मानते, और जो नरपति नाम का जो कवि है वो एक गुजराती कवि है। प्रधान रस की बात करें इसके, जिसको अंगिरस बोला जाता है, वो इसके अंदर श्रृंगार है, और श्रृंगार में भी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दो श्रृंगार होते हैं। तो ये वियोग श्रृंगार है जो हमारा विशलदेव रासो है, उस विशलदेव रासो में वियोग श्रृंगार है, उसकी प्रधानता है श्रृंगार रस के अंदर। अगर आपको पूछे कि इसका प्रधान रस क्या है, तो जब श्रृंगार नाम आए तब तो श्रृंगार ही करना है। बाकी यहाँ पर वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार अलग अलग नाम दे, उस टाइम आपको वियोग श्रृंगार करना है। वो प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आपको आंसर किस प्रकार देना होता है, क्योंकि जब तक आप प्रश्न को अच्छे से नहीं समझते हो तब तक उसका आंसर सही और सटीक नहीं दे पाते हो। तो प्रश्न को, प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। मुक्त काव्य रचना है, यानी ये प्रबंध काव्य रचना नहीं है। जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो है वो एक क्या महाकाव्य और प्रबंधात्मक है, उस प्रकार ये जो विशलदेव रासो है ये एक मुक्तक रचना है, प्रबंध काव्य नहीं है। कुल छंद की बात करें तो 128 छंद है, 128 छंद इसके अंदर है। इनके बारे में भी ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, विशलदेव रासो के अंदर कितने छंद है, तो 128 छंद है। क्योंकि हम तैयारी फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी यानी हिंदी साहित्य का इतिहास वही है, चाहे आप उसको सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ो, चाहे फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ो, या फिर इसको आप टीजीटी, पीजीटी, नवोदय किसी के लिए पढ़ो, बस एग्जाम के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हम फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन है वो थोड़ा डीपली पूछे जाते हैं। तो 128 छंद है, इसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है। बाकी जैसे सरल कोई एग्जाम होगा तो उसके अंदर आपको पूछ लिया जाएगा विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है,
तो आप नरपति नालय कर दोगे तो उसका जो समय पूछ लेंगे, परंतु इसको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा अगर फर्स्ट ग्रेड की या कॉलेज लेक्चर की आप तैयारी करते हो। नायक की बात करें तो अजमेर का चौहान शासक विशलदेव तृतीय, जिसको विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है। विशलदेव तृतीय और विग्रहराज चतुर्थ एक ही है। नायिका की बात करें तो मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती है। तो कहने का मतलब नायक है वो हमारा विशलदेव तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ है, और नायिका वो राजमती है। काव्य का विभाजन 4 खंडों में, यानी इस रचना है, इस रचना को 4 खंडों में विभाजित किया गया है कि अलग अलग वर्णन है किस प्रकार किया गया है। तो जो प्रथम खंड है उस प्रथम खंड के अंदर क्या वर्णन है? प्रथम खंड में विग्रहराज चतुर्थ व राजमती का विवाह वर्णन, यानी राजमती और विग्रहराज चतुर्थ का जो विवाह होता है उस विवाह का वर्णन है, वो विशलदेव रासो में हमारे को प्रथम खंड में मिलता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विशलदेव रासो के द्वितीय खंड में किसका वर्णन है, तो वो जो क्वेश्चन है वो यहां से बनाएंगे, तो वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो प्रथम खंड है उसके अंदर क्या है, विग्रहराज और राजमती, उसका विवाह का वर्णन है। कर्म से है वैसे, भाई विवाह हो गया तो विवाह के बाद में आगे वाली घटना आएगी। द्वितीय जो खंड है उसके अंदर क्या है, रानी के किसी व्यंग्य बात पर राजा द्वारा रूठ के उड़ीसा जाने का वर्णन है। भाई जैसे मान लिया आप इसको एक कहानी की तरह ऐड कर सकते हो कि जो प्रथम खंड है उस प्रथम खंड के अंदर विग्रहराज और जो राजमती है उस दोनों का विवाह होता है, उस विवाह का वर्णन किया गया। जब विवाह हो गया दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे, तो जब साथ रहेंगे तो एक दूसरे के बीच में वातावरण भी होगा। तो उन बातों में क्या होता है कि एक दिन व्यंग्य बात कह देती है, कौन? रानी, जो राजमती है, और उससे वो रूठ जाता है, और रूठ कर वो राजा कहां चला जाता है? उड़ीसा चला जाता है। तो दूसरे खंड है उसके अंदर ये वर्णन है। आगे देखिए तीसरे खंड में क्या है, तृतीय जो खंड है उस तृतीय खंड में रानी राजमती के विरह का वर्णन है। यानी जो तृतीय खंड है उस तृतीय खंड में रानी जो राजमती है उस राजमती के विरह का वर्णन है। क्यों विरह का वर्णन? क्योंकि जब राजा छोड़ के उड़ीसा चला गया तो रानी अकेली है, तो अकेली है तो उसके विरह में तड़फ रही है। तो तृतीय खंड है उसमें रानी राजमती के विरह का वर्णन है। अब विरह का वर्णन है तो आगे क्या घटना होगी, वो चतुर्थ खंड में। तो आगे घटना ये होती है कि राजा भोज द्वारा, राजा भोज कौन है? जो राजमती का पिता है, भोज द्वारा अपनी पुत्री राजमती को अपने घर ले जाना तथा विग्रहराज द्वारा वहां से वापिस राजमती को चित्तौड़ ले आना। यानी यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है कि आगे की घटना क्या होती है कि जब शुरुआत से हम देखें तो प्रथम जो खंड है उसके अंदर क्या होता है कि राजा और जो रानी है विग्रहराज चतुर्थ और राजमती, उन दोनों का विवाह होता है, और उस विवाह का पूरा वर्णन है वो हमारे प्रथम खंड में मिलता है। द्वितीय खंड में क्या होता है कि जब दोनों आपस में बातें करते हैं तो कोई भी एक व्यंग्य बात है वो रानी कह देती है, उससे वो रूठ कर राजा वो उड़ीसा चला जाता है। ये बात द्वितीय खंड के अंदर है। तीसरे खंड में क्या होता है कि जब वो उड़ीसा चला जाता है तो पीछे से रानी है उसके विरह में तड़पती है, उस तड़पने का जो विरह का वर्णन है वो हमारे तीसरे खंड में। चौथे खंड में क्या होता है कि जब वो राजा उड़ीसा चला गया तो रानी का जो पिता होता है वो अपनी पुत्री को अपने घर ले आता है, और घर ले आने के बाद में राजा है वो उड़ीसा से वापस आता है, और उड़ीसा से वापस आकर फिर रानी को वहां से लेकर आता है अपने घर का चित्तौड़। तो ये वर्णन है वो जो इनके 4 खंडों में विभाजित किया गया है। इसको केवल गाने के लिए लिखा गया है, यानी इसको जो लिखने का जो उद्देश्य था वो कैसा था, गाने के लिए इसको गाया जाता है। भाषा क्या थी इसकी, राजस्थानी ब्रज व मध्य प्रदेश की भाषा थी, यानी जो मध्य देश है, बीच का जो देश है उसकी भाषा इसके अंदर है। तो मध्य देश की भाषा थी, और राजस्थानी और ब्रज भाषा है वो भी इसके अंदर ऐड थी। शैली की बात करें तो पिंगल शैली है, क्योंकि ब्रज भाषा आई है तो अपभ्रंश के साथ में ब्रज भाषा जुड़ती है तो पिंगल शैली हो जाती है। हिंदी भाषा में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन इसी में हुआ है, ये मोस्ट हो जाती है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यानी सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन हमारे को किस रचना में देखने को मिलता है, तो सर्वप्रथम जो 12 मासा वर्णन है वो हमारे को विशलदेव रासो में देखने को मिलता है। तो हिंदी भाषा में सर्वप्रथम जो 12 मासा का वर्णन हुआ, 12 मासा का मतलब क्या होता है कि जो महीना होता है हिंदी भाषा का, जेठ बैसाख, चैत बैसाख, जेठ श्रावण भादवा, ये इस प्रकार। तो वो जो सारे 12 महीने होते हैं उन 12 महीनों का वर्णन है, किस किस महीने में कैसे कैसे उस रानी की स्थिति होती है, वो सारा वर्णन है वो 12 महीने के हिसाब से किया गया है। तो वो 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम हमारे को विशलदेव रासो में ही देखने को मिलता है। आगे देखो, इसके बाद में हमारा परमाल रासो। तो परमाल रासो है उसके रचयिता है वो जगनिक है।
परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक है। रचना काल की बात करें तो 1230 विक्रमी है और 1173 ईस्वी है। विक्रमी और ईस्वी दोनों आपको याद रखना है। आपको ईस्वी पूछे तो अगर आपको ईस्वी याद हो और विक्रमी पूछ ले तो ईस्वी के अंदर है वो 57 है, वो ऐड करने हैं, 57 वो प्लस करने हैं। और आपको विक्रमी दे रखी हो और ईस्वी अगर आपको विक्रमी याद है और ईस्वी वहां पर पूछा है तो 57 माइनस कर देना है, बस यही है। प्रधान रस की बात करें तो इसके अंदर प्रधान रस है वो वीर है। जिस प्रकार हमारे जो पीछे वाली तो उसके अंदर प्रधान रस क्या था? श्रृंगार था। तो उसमें क्या है? वीर रस है। ये गाने के लिए अधिक प्रसिद्ध है। जो परमाल रासो है ये भी गाने के लिए, विशल देव रासो है वो भी गाने के लिए लिखा गया था। तो हमारा ये भी क्या है? गाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में इसे आला खंड या आला कहा जाता है। ये लाइन मोस्ट है, यानी आला या आला खंड किसे कहा जाता है? तो परमाल रासो को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है वहां पर ये गाने के लिए प्रसिद्ध है और इसको आला या आला खंड कहा जाता है। जगनिक कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव के दरबारी कवि था। यानी जो जगनिक है वो कौन था? जो परमाल रासो का लेखक है वो क्या था? कालिंजर का चंदेल वंशी जो राजा था परमर्दी देव, राजा का नाम था परमर्दी देव, उसका दरबारी कवि था। इसमें महोबा के दो वीरों आला व उदल की वीरता का वर्णन है। इसको आला खंड कहा जाता है, वो इस आला के नाम पे पड़ा है। यानी आला और उदल है दो वीर योद्धा है महोबा के दो वीर योद्धा है। उन वीर योद्धाओं का वर्णन किया गया है परमाल रासो में जगनिक के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये अर्ध प्रमाणिक रचना है। मोस्ट है ये लाइन, यानी इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने है वो अर्ध प्रमाणिक माना है कि आदि ही प्रमाणिक है। ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। हमारे जो बरसात के जो महीने होते हैं उस बरसात के महीनों में इनको गाया जाता है। प्रमुख जो पंक्ति है प्रसिद्ध है वो पंक्ति क्या है? 12 बरिस ले कुकुर जिए ओ तेरे ले जिए सियार, बरिस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो इसका मतलब होता है कि जो कुकुर होता है, कुकुर का मतलब कुत्ता होता है, वो 12 वर्ष तक की जीवित रहता है, 12 वर्ष तक की जीवित रहता है। और जो शेर होता है वो शेर है वो कितने वर्ष तक? 13 वर्ष तक जीवित रहता है। और वर्ष 18 क्षत्रिय ये, और जो क्षत्रिय यानी जो राजपूत है वो 18 वर्ष तक ही जीवित रहता है। आगे अगर वो जिंदा रहता है तो उसके जीवन को धिक्कार है। इस लाइन से तो कहने का मतलब ओजपूर्ण रचना थी ये। जब भी इसको सुनते थे तो अपने आप में एक वीरता अनुभव होती थी, अपने आप में जोश पैदा होता था। तो एक वीरता पूर्वक रचना है परमाल रासो जो जगनी के द्वारा लिखी गई है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स एलियट द्वारा आला खंड नाम से करवाया गया। ये लाइन भी मोस्ट है। जो परमाल रासो उस परमाल रासो का सर्वप्रथम जो प्रकाशन करवाया गया भाई, जैसे 1173 ईस्वी में ये रचित है, 1173 ईस्वी में, परंतु इसका जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के जो तत्कालीन कलेक्टर थे चार्ल्स एलियट, उस चार्ल्स एलियट ने आला खंड नाम से इसको प्रकाशित करवाया था। इस रचना की गेय परंपरा का मुख्य केंद्र बेसवाड़ा, महोबा, बुंदेलखंड माने जाते। ये भी मोस्ट पूछा गया है, यानी तो इसको कहाँ गाया जाता है? तो ज्यादातर जो बेसवाड़ा है उस क्षेत्र में गाया जाता है, महोबा में गाया जाता है और बुंदेलखंड में गाया जाता है। इस रचना के गीत आषाढ़ व श्रावण मास में गाए जाते हैं, क्योंकि आषाढ़ और श्रावण कब आते हैं? वर्षा ऋतु में आते हैं, जिसको हम चौमासा बोलते हैं। तो वर्षा ऋतु के अंदर जो आषाढ़ और श्रावण 2 महीने हैं, आषाढ़ और श्रावण, उसी मास में इसको ज्यादा गाया जाता है। तो यही इनके महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछे जाते हैं, जो सारे यहाँ पर हमने ऐड कर लिए हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारा खुमान रासो। इसके रचनाकार है वो दलपत विजय, जो अगले पैराग्राफ में है। रचयिता इसके दलपत विजय खुमान रासो के। समय की बात करें तो 9वीं शताब्दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यानी इसकी जो रचना है वो 9वीं शताब्दी में हुई थी और ये मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने 17वीं शताब्दी माना है, यानी इसका रचना काल है वो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया 17वीं शताब्दी मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो 9वीं शताब्दी मानते हैं। अलग अलग विद्वानों का आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन है। यानी जो मोतीलाल मेनारिया उसका 17वीं शताब्दी मानने का मतलब क्या है कि जो 17वीं शताब्दी के जो चित्तौड़ के नरेश था राज सिंह,
उस तक का ही वर्णन इसके अंदर हमारे को देखने को मिलता है। इस आधार पर मोतीलाल मेलारिया ने इसको 17वीं शताब्दी माना है। कुल छंदों की बात करें तो इसके अंदर 5000 छंद है, जिसमें वीर रस प्रदान है। जिस प्रकार परमाल रासों के अंदर वीर रस था, उसी प्रकार हमारे जो खुमान रासो है, उस खुमान रासों के अंदर भी वीर रस ही प्रदान है। इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में है। मोस्ट लाइन है ये, यानी इसकी हस्तलिखित प्रतियां वो क्या पूना संग्रहालय में। जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित प्रतियां क्या है, उदयपुर संग्रहालय में है। उदयपुर संग्रहालय में जो व्रत रूपांतरण है, उसके बाद में जो दूसरे जो रूपांतरण है उसकी जो बीकानेर और अबोहर संग्रहालय में है। तो इसी प्रकार हमारे जो खुमान रासो दलपत विजय की रचना, उसकी जो हस्तलिखित प्रति है वो अभी पूना संग्रहालय में है। इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अल मामू एवं चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। यानी इस रचना में है क्या, तो जो बगदाद के खलीफा थे अल मामू और चित्तौड़ के रावल खुमान थे, उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का वर्णन इसके अंदर किया गया है। भाषा की बात करें तो इसकी भाषा राजस्थानी है, और रस की बात करें तो इसके अंदर वीर रस मुख्य है। आगे देखो, आगे हमारा जो 5 नंबर है हमीर रासो, जो रचना किसकी है, सारंगधर की है। इसके रचयिता है सारंगधर। रचना काल की बात करें तो 1357 ईस्वी में रचित रचना है, जिसको विक्रमी सन में करें तो 1414 विक्रमी होता है। इस ग्रंथ का मूल ग्रंथ अभी तक नहीं मिला है, यानी जो हमीर रासो है इसका जो मूल ग्रंथ है वो अभी तक नहीं मिला है। अब इसको माना कैसे कि भाई ये हमीर रासो ये मूल ग्रंथ तो अभी तक मिला ही नहीं है। तो देखो, प्राकृत पेंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिले हैं, उसी के आधार पर इस ग्रंथ का अस्तित्व स्वीकारा गया। मोस्ट लाइन है, यानी इसको स्वीकारने का मतलब क्या है कि जो प्राकृत पेंगलम रचना है, उस प्राकृत पेंगलम में इस काव्य के जो हमीर रासो है उसके कुछ छंद मिले, उसके आधार पर माना कि हमीर रासो नाम की कोई रचना थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति इसी ग्रंथ से मानी है। ये भी लाइन मोस्ट है, यानी आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, उस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपभ्रंश रचनाएं थी, उन अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति है वो हमीर रासो से मानी है कि हमीर रासो के बाद में अपभ्रंश की रचनाएं नहीं लिखी गई। आगे हमारा जो 6 नंबर है, जो लास्ट रासो विजयपाल रासो, जिसके रचनाकार है नल सिंह भाट। ठीक है, नल सिंह की रचना है विजयपाल रासो। इसकी रचना काल की बात करें तो 16वीं शताब्दी में रचित रचना है। मिस्र बंधुओं के अनुसार 1298 ईस्वी माना है, जो 13वीं शताब्दी होता है। 13वीं शताब्दी होता है, तो 1298 मानना है मिस्र बंधुओं का, और 16वीं शताब्दी इसका रचना काल है जो सर्वमान्य है। यह ग्रंथ अपभ्रंश भाषा की रचना है, यानी अपभ्रंश भाषा में रचा गया है विजयपाल रासो। इसमें केवल 42 छंदी है, यानी 42 छंदों का एक ये लघु काव्य है, छोटा काव्य। इसमें विजयगढ़ करौली के शासक विजयपाल व पंग राजा के युद्ध का वर्णन है। यानी विजयपाल का राजा था, जो विजयगढ़ का राजा था, जो करौली में विजयगढ़, उसका शासक विजयपाल था, और पंग राजा के युद्ध का वर्णन इसके अंदर किया गया विजयपाल रासो में। क्योंकि जो रासो साहित्य, सारा रासो साहित्य, उसके अंदर 2 ही रस हमारे को देखने मिलेंगे, एक तो वीर है और एक श्रृंगार है। ये आपको दिमाग में रखना है। यानी जो सारा रासो साहित्य, उस रासो साहित्य में या तो वीर रस प्रदान है और या श्रृंगार रस प्रदान है। तो 2 ही रस ज्यादा प्रदान है, और ज्यादातर तो वीर ही है। अब इसके बाद में हमारा रास साहित्य या जैन साहित्य। रास साहित्य या जैन साहित्य को हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। इस क्लास के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने आदिकाल के अंदर जो रासो साहित्य था, उस रासो साहित्य का अच्छे से अध्ययन कर लिया है, और रासो साहित्य सा उम्मीद करता हूं कि रासो साहित्य से संबंधित आपका अगर ये क्लास से देख लेते हो और अच्छे से इसको याद कर लेते हो, तो आपका रासो साहित्य से संबंधित एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। आगे की जो क्लास होगी वो रास साहित्य या जैन साहित्य से संबंधित होगी। अगर चैनल पर आप नए थे, पहली बार आपने चैनल पर विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फर्स्ट ग्रेड का संपूर्ण कोर्स आपको करवाया जाएगा इस पे। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट, कंफ्यूजन है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।